नमस्कार। जागरण न्यू मीडिया के लोकप्रिय कार्यक्रम जागरण डायलॉग्स में आप सबका स्वागत है। हमेशा की तरह इस एपिसोड में भी हम विशेषज्ञों के साथ आपके फायदे की बात करेंगे। 30 सितंबर इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख है। इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने से जुड़े सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ हैं टैक्स एवं इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट बलवंत जैन जी और एएससी लीगल सॉलिसिटर्स एंड एडवोकेट्स के फाउंडर असीम चावला जी, और मैं हूं मनीष मिश्रा। अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है वरुण शर्मा और मैं हूं आपका को होस्ट। थैंक यू सो मच मनीष जी, हमारे गेस्ट को और हमारे टैक्स एक्सपर्ट्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज का, और क्योंकि आईटीआर को लेके हमेशा लोगों के मन में कई सवाल जुड़े रहते हैं और उन सभी सवालों के जवाब हम आज आपको देंगे। आपको कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में हमारे साथ में शेयर कर सकते हैं। ड्यूरिंग द लाइव आप हमारे साथ में जुड़ सकते हैं और लाइव के बाद भी अगर आपको लगता है कि आपका क्वेश्चन नहीं आंसर हो पाया, आप कमेंट बॉक्स में शेयर करें, हम कोशिश करेंगे उसे आंसर करने की। पहला सवाल बलवंत जी आपसे करना चाहूंगा। आईटीआर फाइल बात करने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि किन लोगों के लिए ये आईटीआर होता है। जो इनकम टैक्स रिटर्न्स की हम बात करते हैं, ये किन लोगों के लिए जरूरी है और ये क्यों जरूरी है फाइल करना? देखिए वरुण जी, ऐसा है कि इनकम टैक्स एक्ट में दो टाइप का क्राइटेरिया है कि जिसके तहत अगर आप कवर होते हैं तो आपको अपना इनकम टैक्स का रिटर्न भरना जरूरी है। पहला क्राइटेरिया है इनकम बेस्ड क्राइटेरिया, मतलब आपकी अगर सब स्रोत से मिलाकर आय, कुल आय 2.5 लाख से ज्यादा, या जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है, मतलब बाकी सबके लिए 60 लाख से नीचे वालों के लिए 2.5 लाख है, सीनियर सिटीजन जो 60 और 80 के बीच में उनके लिए 3 लाख है, और 80 से ऊपर वालों के लिए 5 लाख है। अगर कुल मिला के अलग अलग स्रोत से अगर आय इस सीमा से बाहर जाती है, एक बात बताऊंगा कि यह डिडक्शन के पहले की जो 1.5 लाख का जो एटीसी का डिडक्शन है, उसके पहले अगर 2.5 लाख होती है तो भले ही जैसे 1.5 लाख 3 लाख आपकी इनकम है, आपका 1.5 लाख डिडक्शन मिल गया तो बाकी का 1.5 लाख बच गया, तो आपकी टैक्स लाइबिलिटी तो नहीं है, फिर भी आपका जो इनकम क्राइटेरिया में कवर होते हैं, क्योंकि आपकी कुल स्रोत सब स्रोत से मिला के आए 3 लाख से ज्यादा है तो आपको आईटीआर भरना जरूरी है। दूसरा क्राइटेरिया है आपका नॉन इनकम बेस्ड क्राइटेरिया है। उसमें एक पहला क्राइटेरिया है कि अगर आपने अपने बैंक अकाउंट में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा जमा किया है, यह जमा चेक के फॉर्म में भी हो सकता है, लोग जनरली समझते हैं कि ये कैश डिपॉजिट को कवर करता है। कैश डिपॉजिट में अगर आपके बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स भी अगर 1 लाख से ज्यादा है, एक या एक से ज्यादा बैंक अकाउंट में मिला के, तो आपको आईटीआर भरना जरूरी है। इसके अलावा अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी का एक साल में 1 लाख रुपए से ऊपर का पेमेंट किया है, जरूरी नहीं कि मीटर आपके नाम से हो, जैसे किराएदार इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट करते हैं अपने बैंक अकाउंट से, तो वो भी कवर हो जाता है। और एक तीसरा क्राइटेरिया है कि अगर आपने आपके खुद के लिए या और किसी व्यक्ति के लिए फॉरेन ट्रैवल के लिए 2 लाख रुपए से ज्यादा खर्चा किया है, मतलब अगर आप किसी को स्पॉन्सर कर रहे हैं फॉरेन ट्रैवल के लिए, तो भी भले ही आपकी इनकम टैक्सेबल नहीं है, फिर भी आपको अपना ये इनकम टैक्स का रिटर्न भरना जरूरी है। ये तो हो गए कवर होने वाले बात। अब मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप कवर नहीं होते हैं इस क्राइटेरिया में, फिर भी आपको इनकम टैक्स का रिटर्न भरने से फायदा होता है। जैसे आपको वीसा के लिए अप्लाई करते हैं तो वो इनकम टैक्स डॉक्यूमेंट मांगते हैं, आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपकी जो इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करने की हिस्ट्री वगैरह है वो मांगते हैं, और आपको भी इस बहाने क्या आप बैठ के अपना हिसाब किताब तैयार कर देते हैं कि भाई मैंने क्या कमाया, क्या खोया और क्या पाया, तो कम से कम आपकी बैलेंस शीट टैली हो जाती है इसी बहाने। अगर इनकम टैक्स रिटर्न भरने का कायदा नहीं होता तो लोगों को समझ में भी नहीं आता कि वो कहां से चले और कहां पहुंच गए हैं। तो मेरी तो राय में सबको अपना इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल कर देना चाहिए। बलवंत साहब की बात को थोड़ा सा आगे लेके चलता हूं तो कुछ एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में अगर कुछ ट्रांजैक्शंस रिपोर्ट हो गई तो भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी, ये तो हो जाएगा। ये एक लीगल प्रिस्क्रिप्शन है, जैसे बाकी प्रिस्क्रिप्शन बलवंत जी ने बड़े सहज तरीके से समझाए। उसके अलावा कहाँ से चले और कहाँ गाड़ी रुकी, अपना आय का लेखा जोखा का एक अच्छा प्रमाण है। और अगर आपके कुछ लॉसेज हैं उसको कैसे क्लेम करोगे जब तक आप रिटर्न फाइल नहीं करोगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह
कि आपका प्रूफ ऑफ इनकम क्या है। अब आप वो फॉर्म 16 को लेके एक दर से दूसरे दर जाएं और इनकम टैक्स रिटर्न ना भरी हो। अब आज के ज़माने में जहाँ पर आप क्रेडिट रेटिंग, सिबिल, लोन, बच्चों की अच्छी शिक्षा, प्राथमिकता और इन सब चीज़ों का बात करते हैं, तो बलवंत जी की बात में बहुत तथ्य है। और फिर ये सब चीज़ें आप कैसे इनको प्रमाणित कैसे कर पाएंगे। सो रिटर्न चाहे आपकी एग्जेम्पशन लिमिट से कम हो, या ये जो मैंडेटरी बलवंत जी ने चीज़ें बताई हैं, और एज अ मैटर ऑफ जिसको हम कहते हैं गुड हाउस कीपिंग, टैक्स रिटर्न फाइल करना और एक यंग एज से शुरू कर देना फाइल करना, इससे अच्छी यू आर इनकलकेटिंग गुड हैबिट्स, गुड वैल्यू सिस्टम। आप इसी बहाने कुछ सेव भी कर लेंगे, कुछ कैपिटल जोड़ लेंगे। और तो देखा है अपने, और बलवंत जी ने भी देखा है, आप सबने भी देखा है कि पीपल एक स्टेज के बाद आके इस बात की बहुत स्ट्रगल आज के प्रेजेंट टाइम में है कि साहब वो रिटर्न में दम नहीं है, अब आगे कई चीजें करनी है, बच्चों को पढ़ाना है, बाहर भेजना है, या कुछ कारोबार वगैरह में करना है। तो बाकी सब तो ठीक है कि साहब वो रिटर्न में कुछ दम नहीं है। अब दम तो तब होगा ना, धीरे धीरे करके आप घड़ा भरेंगे। और वो ये एक यंग एज में आप एक टैक्स रिटर्न भरना सीखें, इससे आप एक अच्छा इकोसिस्टम घर में बाहर में क्रिएट करते हैं। जी अच्छा, असीम जी ने जो कहा उसमें एक बात से मैं सहमत नहीं हूँ। ये जो एनुअल इंफॉर्मेशन रिटर्न की बात कर रहे हैं, आजकल अभी वो एनुअल इंफॉर्मेशन रिटर्न नहीं जाता है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जाता है। AIS, और SFT। अगर आप उसमें कवर होते हैं तो आपके लिए इनकम टैक्स का रिटर्न भरना जरूरी नहीं है, परंतु आपको इनकम टैक्स से प्रेम पत्र आ सकता है कि आपने वो ट्रांजेक्शन किए हैं और आपने रिटर्न फाइल नहीं किया है, तो आप रिटर्न फाइल कर दीजिए, बट मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है। जी असीम जी, हमारे लोग जो दर्शक हैं उनके मन में एक उलझन है, और उनमें से एक ने पूछा है कि आईटीआर फॉर्म तो कई तरह के हैं, आईटीआर 1 से आईटीआर 7 तक। तो एक आम आदमी, एक कारोबारी, एक सैलरीड पर्सन और एक जो जिसका रेंटल इनकम है, उस तरह के लोगों को कौन सा फॉर्म उनके लिए मुफीद रहेगा? हाँ, तो मनीष जी शुरू ITR 1 से करते हैं। अगर तो सैलरी है और बाकी कुछ लेखा जोखा नहीं है, तो ITR 1 से गाड़ी चलाएं आप। जी जैसे जैसे आप अपनी लैडर में या पायदान बढ़ते हैं, अगर आपकी कुछ किसी कंपनी में आप डायरेक्टर हैं तो आप ITR 2 फाइल करेंगे। अगर प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो ITR 1 से गाड़ी चल जाएगी। बट अगर आप उसमें अगर आपने कुछ ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज हैं या लॉसेज कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं हाउस प्रॉपर्टी के, तो ITR 1 से नहीं ITR 2 से गाड़ी चलेगी। और अगर एक से अधिक प्रॉपर्टी है तो ITR 1 से नहीं ITR 2 से गाड़ी चलेगी। और अगर आपका बिजनेस का आय है तो फिर ना ITR 1 से गाड़ी चलेगी ना 2 से चलेगी, फिर आप ITR 3 की तरफ रुख करते हैं। अगर प्रिजम्पटिव इनकम की बात करते हैं तो आप ITR 4 की तरफ रुख मोड़ेंगे। और इंटरेस्ट सैलरी अगर आपको मिल रहा है, शेयर ऑफ प्रॉफिट अगर आप पार्टनरशिप फर्म में हैं तो आप ITR 3 की बात करें। कैपिटल गेन्स के लिए ITR 2 और 3 दोनों ही वाजिब हैं, बट ITR 3 में आप अगर कुछ डिडक्शन और क्लेम करना चाहते हैं तो आप ITR 3 क्लेम करेंगे। सो बाय एंड लार्ज आई थिंक अगर सैलरीड है और सिर्फ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है तो ITR 1 और ITR 2 से गाड़ी आपकी चल सकती है। बट आजकल के मॉडर्न युग और इतनी फिनटेक कंपनियों में अगर आप बात करते हैं तो जहाँ पर ESOP वगैरह की बात आती है, वहाँ ITR 1 और 4 से गाड़ी नहीं चल पाएगी। ITR 5 की गाड़ी, ITR 5 आपको तब लाजमी हो जाएगा अगर आप का स्टेटस इंडिविजुअल के अलावा है। सो ये कुल मिला के ITR 1, 2 और 3 और 4 की बातें हैं। मैं असीम जी जो बोले हैं उसमें कुछ ऐड करना चाहूंगा। जी तो अगर आप HUF है तो आप ITR 1 फाइल नहीं कर सकते। अगर आप नॉन रेसिडेंट है तो ITR 1 फाइल नहीं कर सकते। अगर आपकी फॉरेन से कोई इनकम है, फॉरेन में इनकम का कोई सोर्स है, अनलिस्टेड शेयर्स है, या कोई आप फॉरेन में कोई बैंक अकाउंट का उसके सेनेटरी है,
तो आप दूसरा क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो ITR 1 फाइल नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर आपकी जो टैक्सेबल इनकम है वो 50 लाख से ज्यादा है तो भी आप ITR 1 यूज नहीं कर सकते, फिर आपको ITR 2 और 3 यूज करना पड़ेगा। ITR 1 में अगर आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है और अगर आप कुछ एक्सपेंसेस क्लेम करना चाहते हैं, एक्सेप्ट कि वो जो फैमिली पेंशन का जिसपे 15,000 या 1/3 का आपको डिडक्शन मिलता है, तो आप ITR 1 फाइल कर सकते हैं। नहीं तो अगर आपकी कोई इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, जैसे आपकी डिविडेंड इनकम है और आपने पैसा बोरो किया है, तो उसमें आपको डिविडेंड का 20% तक का डिडक्शन मिलता है, तो आप ITR 1 में फाइल नहीं यूज नहीं कर सकते, ITR 2 फाइल करना पड़ेगा। परंतु आपका डिविडेंड इनकम है और आपने अपने सोर्स से ही इन्वेस्ट किया है तो आप ITR 1 फाइल कर सकते हैं। और जैसे असीम जी ने बताया कि अगर आपके बिजनेस इनकम है तो आपको इनवेरिएबली ITR 3 फाइल करना पड़ेगा। अगर आपकी इनकम प्रिज्यूम्टिव टैक्सेशन स्कीम में कवर होती है तो आप ITR 4 तभी फाइल कर सकते हैं जब आपकी ग्रॉस टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम 50 लाख से ज्यादा नहीं है। अगर आपकी 50 लाख से इनकम ज्यादा हो गई, बिजनेस इनकम है, तो आपको ITR 3 फाइल करना पड़ेगा और वहां पे भी आपको प्रिजम्पटिव इनकम को टैक्स के लिए ऑफर करने का स्कोप है। जी, एक बात और, आजकल काफी क्रॉस मूवमेंट है वरुण और मनीष जी। अगर कोई फॉरेन में है और वो टैक्स ट्रीटी का बेनिफिट उठाते हैं तो भी आप ITR 1 नहीं फाइल कर सकते, और जिन लोगों की एग्रीकल्चर इनकम एग्रीगेट हो रही है 5,000 से अधिक, वो भी ITR 1 नहीं फाइल कर सकते। बलवंत जी, थैंक यू। जी 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 बलवंत जी, मेरा अगला सवाल आपसे है। तो जैसे ITR फाइल करने की अगर हम लोग बात करें तो ITR फाइल करने के जो ट्रेडिशनल तरीका, जो फॉर्म आप फिलअप करके आप सबमिट करते हैं, बट जैसे हम डिजिटाइजेशन की तरफ गए तब काफी समय से ऑनलाइन फाइल करने का मौका मिल रहा है लोगों को। तो क्या सही तरीका है और क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए उन्हें जब वो ITR फाइल कर रहे हैं, और किन किन चीजों की उन्हें जरूरत पड़ेगी? अब देखिए ऐसा है वरुण जी की, फॉर एग्जाम्पल मैं एक सैलरीड क्लास, अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए और क्या क्या मेरे पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए उस ITR को फाइल करने के समय? बहुत बहुत बड़ा प्रश्न पूछ लिया आपने। पहले मैं बोलता हूँ, ऑलमोस्ट सबके लिए ITR अपना इनकम टैक्स है वो ऑनलाइन भरना जरूरी है। मतलब जो सीनियर सिटीजन है और जो 80 साल के ऊपर इनकम टैक्स रिफंड क्लेम नहीं कर रहे हैं, वो फिजिकल फॉर्म जमा करा सकते हैं। बरोबर है। अब क्या क्या ध्यान रखने की, एक तो ऐसा है कि अपने यहाँ इंडिया में लोग पैसा बचाने के चक्कर में है ना, अपने इनकम टैक्स का रिटर्न खुद फाइल करते हैं। जैसे डॉक्टर सेल्फ मेडिकेशन एडवाइस नहीं करते हैं, वैसे इनकम टैक्स का रिटर्न भी कितना भी सिंपल हो, हाथ से नहीं भरना चाहिए। टैक्स लॉ बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और हम जैसे लोग भी चक्कर खा जाते हैं। मैं और असीम जी जैसे चक्कर खा जाते हैं इनकम टैक्स लॉ में, तो बाकी सामान्य आदमी की क्या बात है। जहां तक क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, देखिए ऐसा है, कुछ इनकम है जो अपन ऐड नहीं करते हैं। जैसे अगर आपके पास में आपको दो हाउस प्रॉपर्टी है, वो आप सेल्फ ऑक्यूपाइड बता सकते हैं। परंतु अगर आपके पास दो से ज्यादा सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी है, तो जो एक्सेस वाली हाउस प्रॉपर्टी है उस पर आपको मार्केट रेट के हिसाब से, भले ही रेंट नहीं मिला, आपको रेंट दिखाना पड़ेगा। इस तरह से जैसे आपके बच्चे हैं, बच्चे के नाम से आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो बच्चों की एक बच्चे पर चाइल्ड जो है 1,500 रुपए तक का एग्जम्पशन है। उसके ऊपर अगर जो इनकम होती है वो पेरेंट्स की इनकम में ऐड होती है, तो वो पेरेंट्स को अपनी इनकम में बताना चाहिए। इसके अलावा जैसे आपने अपने स्पाउस को कोई गिफ्ट दिया है, तो उससे जो इनकम होती है वो पूरी जिंदगी आपकी इनकम में ऐड होती है। इसके अलावा जैसे आप शेयर्स वगैरह ट्रांजेक्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड के ट्रांजेक्शन करते हैं, जो बैंक में रिफ्लेक्ट हो जाता है वो तो आपका कंसल्टेंट ले लेगा। पर कई बार क्या होता है, आप जैसे एक स्कीम से दूसरी स्कीम में स्विच कर दिया, वो बैंक में रिफ्लेक्ट नहीं होता है। तो मेरा कहना है कि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ब्रोकर से आपका अकाउंट मंगवा लीजिए और हर एक एंट्री टैली कर दीजिए। म्यूचुअल फंड हाउसेज से आपके पूरे साल में जो म्यूचुअल फंड के ट्रांजेक्शन हुए हैं उसका स्टेटमेंट मंगवा दीजिए और इंश्योर करिए कि वो पूरा का पूरा आपके इनकम टैक्स रिटर्न में रिफ्लेक्ट होता है। एक गलती और लोग करते हैं कि जो सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है वो बताते नहीं है। लोग अपना ऑनलाइन रिटर्न जो पोर्टल वगैरह हैं, कई जगह पे फ्री भी सुविधा है, तो वो फाइल कर देते हैं। तो वो जो ऑनलाइन पोर्टल वाले सिर्फ आपका फॉर्म नंबर 16 कंसीडर करते हैं, तो उसके अलावा और कोई भी इनकम नहीं हो तो आपकी सेविंग बैंक की इंटरेस्ट तो होता ही होता है। और सेविंग बैंक इंटरेस्ट के बारे में लोगों को ऐसा है कि 10,000 रुपए नहीं, सेविंग बैंक इंटरेस्ट एग्जम्प्ट है। सच में एग्जम्प्ट एक पैसा नहीं है।
सिर्फ पोस्ट ऑफिस का जो इंटरेस्ट आता है सेविंग बैंक का वो 3,500 रुपये एग्जम्प्ट है। इसके अलावा जो भी आपको इंटरेस्ट आता है वो पहले आपको अपनी इनकम में ऐड करना है, और अगर 10,000 से कम है तो पूरा का पूरा डिडक्शन मिलता है, और अगर कुल मिला के सेविंग बैंक का इंटरेस्ट 10,000 से ज्यादा है तो ऊपर का 10,000 के ऊपर का है वो टैक्सेबल हो जाएगा, उस पर आपको टैक्स भरना पड़ेगा। तो ये ब्रॉडली ये चीजें हैं कि, और जब भरने बैठते हैं तो आपको ध्यान रखने का आपका जो पैन नंबर है वो बराबर आपने डाला है कि नहीं डाला है। आजकल तो वैसे ऑटो फिल हो जाता है। आपका असेसमेंट ईयर बराबर डाला है कि नहीं डाला है। आप अपना जो टीडीएस कटता है अगर सपोज, तो टीडीएस जो है 26 से डाउनलोड करके वेरीफाई कर लीजिए कि आपके हिसाब से, अगर आप बुक्स मेंटेन करते हैं तो आपके हिसाब से जो टीडीएस है वो 26 एएस में रिफ्लेक्ट होता है कि नहीं होता है। अगर आप बिजनेस करते हैं और आपके टीडीएस कटता है तो कई बार क्या होता है, आपने बिल भेज दिया मार्च में, सामने वाले ने मार्च के बाद अकाउंटिंग कर लिया, तो वो रिकंसिल जो टीडीएस का रिकंसिलिएशन है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको टीडीएस की क्रेडिट जो है वो आप कुछ फॉर्म तो अटैच कर नहीं सकते, जो टीडीएस का रिफ्लेक्ट होता है क्रेडिट आपके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, उससे उतना ही मिलेगा। तो अगर आपका कुछ मिसमैच होता है तो आप उसमें ऑप्शन है आपको कि आपको कोई टीडीएस अगर कैरी फॉरवर्ड करना है, जैसे आपने इनकम अगले साल में जनरेट हुई या आप कैश बेसिस पे रिकॉग्नाइज करते हैं, कोई आपको रिसीट बेसिस पे करते हैं, और इनकम आपकी जैसे अगले साल में आई है, आप अगले साल में इनकम बताएंगे, सामने वाला मर्केंटाइल सिस्टम पे बताता है तो उसने टीडीएस काट दिया तो वो टीडीएस आपके 26 ईयर्स में रिफ्लेक्ट होगा, परंतु चूंकि आपके इस साल इनकम नहीं आई है तो वो आप उस कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। तो टीडीएस इनकम टैक्स का रिटर्न में वो प्रोविजन है कि आप कौन सा टीडीएस कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं। इस तरह से जैसे पिछले साल का भी कोई टीडीएस कैरी फॉरवर्ड आ रहा हो जो आपने पहले क्लेम नहीं किया, तो वो भी आप अपने फॉर्म में बराबर से अप्रोप्रिएट जगह पे एंट्री डलवा के क्रेडिट ले ले। तो यह मेरे हिसाब से आपको जो कंसल्टेंट है, प्रेफरेबली चार्टर्ड अकाउंटेंट से ही टैक्स रिटर्न फाइल करवाना चाहिए, जिससे आपको प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो जाए टैक्स का। और जो ITR 1 है वो तो भी सरल है। ITR 2 में जो कैपिटल गेन वाला जो सेक्शन है वो हमारे जैसे आदमी भी चक्कर खा जाते हैं, और जो ITR 3 तो सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म है जो बिजनेस इनकम वालों के लिए यूज होता है। तो बस मतलब मैं कंक्लूड करने मतलब ये बोलना चाहूंगा कि आप जहां तक हो अपने हाथ से ITR नहीं भरे, कोई भी कंसल्टेंट की मदद ले। और मैं बताना चाहूंगा कि मैं खुद ITR कोई किसी का फाइल नहीं करता हूं, मतलब ऐसा नहीं कि मैं मेरा प्रैक्टिस प्रमोट करने के लिए कह रहा हूं, मैं जनरल पब्लिक के फायदे के लिए बताना चाहूंगा। तो आने वाले समय में जो बलवंत जी का ठीक अनिवार्य परिचय था कि भाई ये आने वाले समय में आपको एक टैक्स रिटर्न ठीक तरीके से, सुचारू तरीके से भरना चाहिए। अब एक और बात है जो हम किसी पोर्टल या किसी एजेंसी के हम किसी की ना मध्यस्थता करते हैं ना किसी के बारे में कह रहे हैं, जो भी काम है वो सहज तरीके से होना चाहिए। एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, जब भी आप खास करके यंग जनरेशन और मिलेनियम्स जो है कि भाई स्टॉक मार्केट, और आजकल तो वैसे ये फ्लेवर ऑफ द सीजन है, भाई स्टॉक मार्केट से सब कुछ कमाया हुआ टैक्स फ्री नहीं है। ये बात ध्यान रखिए। कुछ कितना डेट है, कितना इक्विटी है, इक्विटी ओरिएंटेड है। अब बेचने के टाइम बड़ी सारी सेल्स पिच आपको हो जाएंगी कि साहब आप कमाइए, ये रिटर्न इज टैक्स फ्री। अब वो सब बातें नहीं है। यू हैव टू, आपको माइक्रोस्कोप ना सही बट एक हर एक चीज को, आमदन को ध्यान में रखते हुए देखिए। क्योंकि मनीष जी आपके माध्यम से हमने एक बार पहले भी शो किया था कि भाई ये जो प्री फाइलिंग की बात हो रही है और ये सब हो रहा है, तो आने वाले समय में ऐसा नहीं है कि आप कुछ ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं स्टॉक मार्केट पे, वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तो इनफैक्ट वो आपको आने वाले समय में वो सुविधा ही देगा कि साहब आप ही ने इतना कमाया, अब आप याद करिए कि आपने कैसे कमाया। एक बात मैं मनीष जी कहना चाहूंगा कि आज की तारीख में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके बारे में आपसे ज्यादा जानता है। 360 प्रोफाइलिंग होती है, मतलब आपको भी चक्कर आ जाएगा कि अरे ये तो मेरे को पता भी नहीं था जो इनकम टैक्स को पता है। तो आप अगर कुछ स्मार्ट बनने की चेष्टा कर रहे हैं और कुछ इनकम वगैरह कंसिल कर रहे हैं तो वो भारी पड़ सकता है आपको। जी असीम जी, फॉर्म 26A जो है अपना, वो किस तरीके से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में मददगार है? और इससे जुड़ा हुआ एक और प्रश्न है, अभी बलवंत जी चर्चा कर रहे थे
कि वास्तविक कटा हुआ टीडीएस और टीडीएस क्रेडिट में अगर फर्क नजर आता है तो ऐसे में जो इनकम टैक्स फाइल करने वाले लोग हैं उनको क्या करना चाहिए? 26A में करेक्शन की क्या तरीका है? पहली बात तो देखिए, अगर मेरी आमदन है और उससे कॉरस्पॉन्डिंग टीडीएस कटा हुआ है तो वो मेरा समझ लीजिए एक टैक्स है। इट इज एज गुड एज टैक्स जो मैंने जमा कराया, उसको आप करेंसी नोट ही समझिए। पहली बात ये। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, मैंने जिस साल आमदन अपनी आय इनकम टैक्स रिटर्न में रिटर्न करी, मेरे को उतनी आमदन का ही टीडीएस कॉरस्पॉन्डिंग मिलेगा। अब होता यह है कि कई बार आप आमदन अपनी रिफ्लेक्ट करते हैं ईयर 1 में और काटने वाला उसको रिफ्लेक्ट करता है ईयर 0 या ईयर 2 में। आपको इनकम टैक्स इसलिए कई बार क्रेडिट नहीं देता कि साहब ये ईयर 2 में तो रिफ्लेक्ट हो नहीं रहा या ईयर 0 में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, और जिस साल आपने रिफ्लेक्ट किया था उस साल की ये आमदन नहीं है। तो इस सब बातों को कोर्ट्स ने बड़ा सख्ती से रुख किया। उन्होंने कहा भाई इनकम टैक्स सेक्शन 199 और ये सारे तमाम जो चैप्टर 17B के प्रोविजन हैं वो ये कहते हैं कि साहब इनकम से कॉरस्पॉन्डिंग टीडीएस अगर आपका है तो आपको वो क्रेडिट मिलना ही चाहिए। अब ट्रेसेस के आने से थोड़ी सी लाइफ इजी भी हुई और कई जगह डिफिकल्टी भी आई। जैसे मनीष जी आपने कहा है कि ट्रेसेस में कई बार ठीक से टीडीएस कटा हुआ ही नहीं आता। कई सिचुएशंस तो ऐसी हैं कि लोग साहब टैक्स बराबर काटते हैं, बराबर टीडीएस जमा भी कराते हैं, बट अपने रिटर्न नहीं फाइल करते। मेरे खुद के केस में ऐसा है कि हमारे कुछ क्लाइंट्स हैं जो टीडीएस रिटर्न भूल गए फाइल करना या ना ही कहीं किसी ने फाइल करी, खुद को ही हमें क्रेडिट नहीं मिलता। हालांकि टैक्स ठीक से जमा किया हुआ है उन्होंने, चलान भी देते हैं, बट कई बार टीडीएस रिटर्न ना टाइम से जमा कराई हो। तो ट्रेसेस 26AS आप ट्रेसेस की साइट से डाउनलोड कीजिए, ये पैन से लिंक्ड है। 2008-9 फाइनेंशियल ईयर से नेट बैंकिंग के पोर्टल के माध्यम से आप इसको भी लिंक करके कुछ देख सकते हैं, प्रोवाइडेड आपका वो पैन उस बैंक अकाउंट से लिंक्ड हो। 26AS में काफी सारी इंफॉर्मेशन है जो आपको टाइम टू टाइम रिकंसाइल करने चाहिए। अब रिटर्न फाइल करने के 2 दिन पहले आप ये ट्रेसेस का एक्सरे और MRI करेंगे, फिर आप फोन वोन लगाते रहेंगे कि साहब वो नहीं हुआ। बेस्ट कोर्स एक्शन है, अगर कोई मिसमैच है 154 में रेक्टिफिकेशन डालिए। और इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि जिस साल का टीडीएस है उस साल की कॉरस्पॉन्डिंग इनकम ही आपको क्रेडिट मिलेगा, और जरूर मिलेगा। सेक्शन 155 में भी प्रावधान है इनकम टैक्स एक्ट रेक्टिफिकेशन को लेके। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये नहीं कह सकता कि साहब उसने ईयर 0 में काटा तो आपको नहीं मिलेगा, और आपने ईयर 1 में टीडीएस क्लेम किया तो इसलिए नहीं मिलेगा। नहीं। एलिकॉन इंजीनियरिंग और तमाम फैसले हैं जो ये यही कहते हैं कि साहब क्रेडिट और कॉरस्पॉन्डिंग इनकम इफ इट हैज बीन ऑफर्ड टू टैक्स देन उसका क्रेडिट मिलना चाहिए। अच्छा, मैं और कुछ ऐड करना चाहूंगा कि आपको 26AS और कैसे यूजफुल है। एक जमाना था जब आपका सिर्फ टैक्सेस की डिटेल ही आती थी, उसमें टीडीएस वगैरह, आपका एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स वगैरह रिफ्लेक्ट होता था। पर पिछले साल लॉ अमेंड हो गया है। अभी वो जो आपका स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हैं, जैसे आपने शेयर्स खरीदे हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया है, आपने प्रॉपर्टी वगैरह रजिस्टर करी है, 4 व्हीलर वगैरह रजिस्टर कराया है, तो वो भी स्पेसिफाइड लिमिट के ऊपर के सब ट्रांजेक्शन है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट होते हैं, और वो ही ट्रांजेक्शन आपके 26AS में भी दिखेंगे। तो आप वेरीफाई कर लीजिए कि जो ट्रांजेक्शन वहां रिफ्लेक्ट हो रहे हैं वो आपने किए हैं या नहीं किए हैं। बाकी व्यूअर्स को मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि जो रिपोर्टिंग सिस्टम है वो थोड़ा फॉल्टी है। मतलब अगर आप सेकंड होल्डर, एफडी में सेकंड होल्डर है या म्यूचुअल फंड में सेकंड होल्डर है, तो वो जो रिपोर्टिंग है वो आपके फर्स्ट होल्डर के अकाउंट में भी हो जाती है, सेकंड होल्डर के अकाउंट में भी हो जाती है। तो जो सेकंड होल्डर है वो घबरा जाता है कि अरे मेरा तो इतना एफडी बना ही नहीं, मेरा तो इतना इन्वेस्टमेंट हुआ ही नहीं, और क्यों रिफ्लेक्ट होता है। तो आप मतलब जब भी ये रिकंसाइल करें तो ये पॉइंट जरूर ध्यान रखिएगा कि वो आपने जितना इन्वेस्टमेंट किया उससे ज्यादा होगा, पर आपका जो खुद का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है वो एक्सप्लेनेबल होना चाहिए, और जो सेकंड होल्डर है उसका फर्स्ट होल्डर के अकाउंट में एक्सप्लेनेबल होना चाहिए, यह जरूरी है। अब जहां तक टीडीएस रिफ्लेक्ट नहीं होता है
तो आपका जिसने टीडीएस काटा है या जो टीडीएस काटने वाला है, जिसने टीडीएस काटा है और आप उसका रिफ्लेक्ट नहीं होता है, तो आप उसको लिखिए कि भाई आपने या तो टीडीएस का रिटर्न नहीं भरा है या मेरा पैन नंबर गलत डाला है। इन दो परिस्थिति में आपका जो टीडीएस सामने वाले ने भरा है, और हो सकता है नहीं भी भरा हो, तो आपको उसको चेंज करना पड़ेगा। और आप सामने एक मेल या जो कम्युनिकेशन है वो इनकम उसके असेसिंग ऑफिसर को भी और अपने असेसिंग ऑफिसर को भी भेज सकते हैं एज ए प्रिकॉशनरी मेजर। वरुण, इसमें एक और स्मॉल क्विक सप्लीमेंट बलवंत जी की बात पे, फॉर्म 16 और फॉर्म 26 AS, इसका तालमेल बड़ा जरूरी है। क्यों? देखिए, एम्प्लॉयर का एक ऑब्लिगेशन और एक दायित्व है कि जितनी आप उसको डिस्क्लोजर करते हैं ना, कि मेरी ये आय के 5 सोर्सेज हैं, सैलरी प्रमुख है क्योंकि आपके यहाँ से ही आती है, आप मेरे एम्प्लॉयर हो। अगर मैं बाकी अपनी आय का विवरण उसको दूं कि साहब ये मेरी एफडीज हैं, ये सेविंग्स हैं और ये मेरा टोटल मिला के ये है, तो एम्प्लॉयर का फिर दायित्व बनता है कि वो एक तरह का आपका सारे साल के ईयरली लेखे जोखे का वो टैक्स ऑब्लिगेशन कैलकुलेट करे और उसी हिसाब से वो टैक्स काटे। यूजुअली एक प्रथा यही है कि हम एम्प्लॉयर को जो अपना डिस्क्लोजर देते हैं वो पूर्ण तरीके से नहीं देते। तो उसके कई कारण हो सकते हैं, लैक ऑफ नॉलेज हो सकता है, कुछ संकोच है, भाई मैं क्यों सब कुछ अपने बारे में बताऊं, ठीक है। या तो यह कि आप सब कुछ एम्प्लॉयर के ऊपर डाल दीजिए, भाई ये मेरा फुल एंड ट्रू डिस्क्लोजर है, फॉर्म 12 BA वगैरह मैंने भर दिया, अब आप 12 किस्तों में मेरा TDS ऑब्लिगेशन पूरा कर दीजिए और मेरी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो अगर वो मैं नहीं करता तो फिर 26 AS और 16 में हमेशा एक गैप आएगा, वो गैप असेसमेंट और गैप मेजरमेंट आपको करनी पड़ेगी। दैट वाज माय लिमिटेड पॉइंट। एक टिप मैं देना चाहूंगा कि आपकी जैसे सपोज कोई भी इन्वेस्टमेंट की इनकम हो गई है और उसमें आप एडवांस टैक्स भरना भूल गए हैं, तो आपके पास में अगर आप लेट एडवांस टैक्स भरेंगे, सपोज आप मार्च में एडवांस टैक्स भरते हैं, तो आपको उस पर जो है लेट पेमेंट का ब्याज लग जाएगा। परंतु अगर वही इनकम आप अपने एम्प्लॉयर को रिपोर्ट कर देते हैं और एम्प्लॉयर को रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरा इस इनकम का भी TDS काट दीजिए, तो आपका जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट की कॉस्ट है, वो बच जाएगी। जी जी। और ऐसा नहीं है कि ये 12 किस्तों जो हैं, मैंने अपना आय का विवरण दिया और उसको 12 बार मुझे तनख्वाह मिलती है साल में मासिक। जरूरी नहीं है कि ये परफेक्ट 1/12 हो। सो लॉन्ग एज मेरी टैक्स ऑब्लिगेशन सारे साल की मीट आउट हो जाए, तो जरूरी नहीं है मेरा 1200 टैक्स ऑब्लिगेशन था, अब 100 रुपये ही है, 100 का 110 भी हो सकता है और 90 भी हो सकता है। उस पर एम्प्लॉयर को परेशानी नहीं आनी चाहिए। तो ये बलवंत जी का एक अच्छा प्रैक्टिकल सजेशन है। जी जी। आज का टॉपिक ही कुछ ऐसा है कि हमारे को क्वेश्चनों की जरूरत ही नहीं पड़ रही है, इतनी इंफॉर्मेशन है जो कि शेयर करनी है हमारे को हमारे दर्शकों के साथ में। तो बलवंत जी और अजीम जी, थैंक यू सो मच, आप कंटिन्यूसली उसे कर रहे हैं। बलवंत जी, इससे पहले मनीष जी रैप अप करें इस कॉन्वर्सेशन को, एक छोटा सा आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। वेरिफिकेशन कितना जरूरी है, और जिन लोगों का अगर ऑनलाइन मोबाइल के थ्रू अगर OTP नहीं आ पा रहा है वेरिफिकेशन का, तो उन्हें क्या फिजिकल फॉर्म में भेजना जरूरी है उस फॉर्म को हेड ऑफिस इनकम टैक्स या नहीं? देखिए वरुण जी, ऐसा है कि आपने कोई डॉक्यूमेंट बना दिया और अगर उसको साइन नहीं किया तो उसके डॉक्यूमेंट की वैलिडिटी नहीं है। जी। तो आज की तारीख में जो वेरिफिकेशन है वो एज गुड एज साइनिंग है। अभी पहले क्या होता था कि वो जिन लोगों के पास में डिजिटल सिग्नेचर नहीं होते थे, तो उन लोगों को अपना साइन करके फॉर्म को इनकम टैक्स का CPC को भेजना पड़ता था 120 दिन में। आज की तारीख में क्या इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन की भी फैसिलिटी हो गई, जिसमें आपका बैंक अकाउंट से, आपका डीमैट अकाउंट से, आपका आधार से OTP जनरेट कर सकते हैं। तो आज की तारीख में तो मुझे लगता है कि रेयरली किसी को अपना फिजिकल ITR 5 साइन करके भेजना पड़ता होगा। मतलब जैसे आप बता रहे हैं कि किसी का OTP ही जनरेट नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे केस में आपको अपना जो ITR 5 है उसका प्रिंट आउट निकाल के साइन करके 120 के दिन के भीतर ही भेजना जरूरी है। अगर आपने नहीं भेजा 120 दिन के भीतर और गवर्नमेंट ने डेट एक्सटेंड नहीं किया, तो इसका मतलब यही हो गया कि आपने अपने इनकम टैक्स का रिटर्न ही नहीं भरा है, और जो भी कॉन्सिक्वेंसेज होती है इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरने की, वो फॉलो होगी। जी। हमेशा की तरह इस बार भी जागरण डायलॉग्स कार्यक्रम में हमने दर्शकों के फायदे की बात की है।
और टॉपिक भी बड़ा रेलिवेंट था। 30 सितंबर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख है। किन लोगों को कौन सा फॉर्म चुनना चाहिए, किस तरह फाइलिंग करनी चाहिए, कौन सा फॉर्म चुनकर बिजनेस क्लास वाले या सैलरीड क्लास वाले अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं, इसकी जानकारी हमारे दोनों कर विशेषज्ञों ने दी है। जागरण डायलॉग्स कार्यक्रम का वीडियो देखने के लिए आप जागरण.com के YouTube चैनल पर भी जा सकते हैं और इससे जुड़ा आलेख भी आप जागरण.com पर पढ़ सकते हैं। हमारे दोनों अतिथियों का, दोनों विशेषज्ञों का बहुत बहुत धन्यवाद।